प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर में आगे के एक टॉपिक क्रिस्टलों की या एकक घनीय कोशिकाओं की संकुलन क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए पिछले पार्ट में जो मैंने आप लोगों को किसी भी घनीय एकक कोशिका के परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस, कोर की लंबाई एज लेंथ और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ए, डी और आर, इसके बीच में संबंध समझाया था। एक बार पहले उसका हम रिवीजन लेते हैं और फिर उसके बाद संकुलन क्षमता पर आएंगे। तो हमने पढ़ा था कि साधारण घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या 1 होती है और इस कोष्ठिका के लिए परमाणु त्रिज्या r का मान a/2 या r इज इक्वल्स टू 0.5 a होता है और d इज इक्वल्स टू a होता है। इसी तरह FCC यानी फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की अधिकतम संख्या 4 होती है और इसके लिए परमाणु त्रिज्या का मान r इज इक्वल्स टू √2a/4 या a/2√2 अथवा r इज इक्वल्स टू 0.3535 a होता है और d इज इक्वल्स टू a/√2 या 0.707 a। अंतः केंद्रीय घनीय कोष्ठिका के लिए परमाणुओं की अधिकतम संख्या 2 होती है। r की वैल्यू √3a/4 या 0.433 a होती है और d इज इक्वल्स टू √3a/2 या 0.866 a होता है। अब हम इस r का उपयोग, r और a के संबंध का उपयोग अपने किसी भी एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता ज्ञात करने में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम समझते हैं कि संकुलन क्षमता आखिर है क्या। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में जितना भी स्थान उपलब्ध होता है उस स्थान में से उस क्रिस्टल जालक के या घनीय कोष्ठिका के अवयवी कणों ने जितना स्थान घेर रखा है उसकी मात्रा या उसकी क्षमता को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में उपलब्ध कुल स्थान का वह प्रतिशत में भाग जो अवयवी कणों द्वारा घेर लिया जाता है या संपूरित होता है, क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाता है। इस परिभाषा के आधार पर सूत्र का निर्माण हो जाता है। अब एक चीज इसमें और समझ लेंगे, संकुलन क्षमता होती है 100 में से, क्योंकि ये प्रतिशत वाला भाग है, प्रतिशत मात्रा है या प्रतिशत भाग है। अगर हम इसको 1 में से निकालें, 1 इकाई आयतन में से निकालें, तो हम इस संकुलन क्षमता को संकुलन प्रभाज के नाम से जानेंगे। तो संकुलन क्षमता कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी और संकुलन प्रभाज कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का सूत्र बन जाएगा संकुलन प्रभाज बराबर अवयवी कणों का कुल आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, और एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता का सूत्र बनेगा कोष्ठिका में गोलों की संख्या, गोले अर्थात परमाणुओं की या अवयवी कणों की संख्या, गुणा एक गोले का आयतन गुणा 100, क्योंकि ये 100 में से होती है, बटे एकक कोष्ठिका का आयतन।
ये हुआ संकुलन क्षमता। इसे मोल प्रभाज से हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रतिशत संकुलन क्षमता या संकुलन क्षमता इज इक्वल टू संकुलन प्रभाज गुणा 100। अब हर एक कोष्ठिका के लिए उसकी संकुलन क्षमता भिन्न भिन्न होती है, या हम कहें हर एक प्रकार के क्रिस्टल के लिए उसकी संकुलन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि हमने देखा है कि कोष्ठिकाएं मुख्यतया 3 प्रकार की हैं: सरल घनीय, एफसीसी या फलक केंद्रित, और काय केंद्रित बीसीसी। तो हम तीनों कोष्ठिकाओं के संदर्भ में अब संकुलन क्षमता का सूत्र ज्ञात करेंगे या उसका प्रतिशत मात्रा का आकलन करेंगे। जैसे पहले यह है सरल घनीय कोष्ठिका, उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, सरल घनीय कोष्ठिका के लिए हम जानते हैं कि इसके लिए परमाणुओं की अधिकतम संख्या, जिनको हम गोलों से प्रदर्शित कर रहे हैं कोष्ठिका में, उनकी अधिकतम संख्या होती है 1। क्यों होती है? क्योंकि इसमें परमाणु केवल कोनों पर स्थित होते हैं और कोने के प्रत्येक परमाणु का जो सहयोग होता है वो 1/8। एक परमाणु का योगदान कोष्ठिका के लिए 1/8 होता है। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये भी हम जानते हैं। तो सरल घनीय कोष्ठिका का आयतन, इसका भी हमें पता है कि घन का आयतन उसकी एज लेंथ का क्यूब, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, इसका तीनों भुजाओं का क्यूब होता है, यो एक भुजा का क्यूब। तो और सरल घनीय कोष्ठिका के लिए हमने अभी रिवीजन में भी देखा था कि a की वैल्यू होती है 2r के बराबर। a 2r के बराबर होता है, तो a की जगह 2r रख दिया, 2r का क्यूब हो गया, ये बन जाता है 8r क्यूब। अब हम इसकी सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता है वो अवयवों का कुल आयतन और कोष्ठिका का आयतन, इनका अनुपात होता है। तो अवयवों का कुल आयतन कितना हो जाएगा? एक अवयवी कण का आयतन गुणा अवयवी कणों की संख्या। अब चूंकि एक ही कण है तो 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटे a क्यूब की वैल्यू 8r क्यूब। तो हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी और संकुलन प्रभाज का मान ज्ञात कर लिया। तो संकुलन प्रभाज बराबर आ जाता है 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 8r क्यूब। अब r क्यूब से r क्यूब कट जाता है, 4 से 8 कटता है 2 बार, तो वैल्यू आ जाती है पाई बटे 3 दूनी 6, पाई बटे 6, यानी 3.143/6, ये पाई की वैल्यू है। और इसका मान आ जाता है 0.524। तो 524 जो आया मान, ये 0.524, ये संकुलन प्रभाज आता है। अब अगर हमें इससे प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है या संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो मैंने अभी ऊपर एक सूत्र बताया था कि संकुलन क्षमता बराबर संकुलन प्रभाज गुणा 100। इसे हम 100 से गुणा कर देंगे और संकुलन क्षमता की वैल्यू आ जाएगी 52.4%। ध्यान रखेंगे संकुलन क्षमता हमेशा प्रतिशत में आती है, जबकि संकुलन प्रभाज प्रभाज में आता है, फ्रैक्शन में आता है। अब हम दूसरा संकुलन क्षमता देखते हैं फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका के लिए। ठीक उसी प्रकार से एफसीसी के लिए परमाणुओं की या गोलों की कुल संख्या होती है 4। कैसे आती है? क्योंकि एफसीसी में जो परमाणु या गोले होते हैं वो एक तो किनारों पर उपस्थित होते हैं और एक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। और किनारों के गोले का जो कोष्ठिका के लिए योगदान होता है वो 1/8 होता है, और फलक के केंद्र पर उपस्थित गोले का योगदान 1/2 होता है। अब किनारों पर 8 गोले उपस्थित होते हैं, इसलिए किनारों के कारण कुल परमाणुओं की संख्या 8 गुणा 1/8 और फलक के कारण 6 गुणा 1/2। तो 1 और 3 4 परमाणु एफसीसी कोष्ठिका के लिए कुल पाए जाते हैं।
अब जैसा कि पहले लिखा था हमने, एक गोले का आयतन 4/3 πr³ और कोष्ठिका का आयतन a³ होता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका के लिए a और r में क्या संबंध होता है? a बराबर 4r/√2, क्योंकि हमने संबंध पढ़ा था r √2a/4, तो इससे a हो जाता है 4r/√2। तो a का क्यूब क्या बन जाएगा? 4r/√2 का क्यूब, यानी 64r³/2√2। इस मान से अब हम फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका के लिए संकुलन प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। तो संकुलन प्रभाज क्या आ जाएगा? संकुलन प्रभाज बराबर, जैसा कि हमें सूत्र पता है, कुल परमाणुओं की संख्या गुणा एक परमाणु या एक गोले का आयतन बटे कोष्ठिका का कुल आयतन। तो कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, एक गोले का आयतन 4/3 πr³ है, कोष्ठिका का आयतन 64r³ बटे 2√2, ये ऊपर पहुंच गया है 2√2, ये होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस 4 से और इस 4 की गुणा, 4 चौक 16 और 16 से 4 बार कट जाता है, इस 2 से ये 4 2 बार कट जाता है, r³ से r³, तो नीचे बच जाता है 3 दूनी 6 और ऊपर पाई और √2, तो पाई इंटू √2/6। पाई की वैल्यू 22/7, √2 की वैल्यू 1.414 और नीचे 2 3 6 6 आ जाता है। इस तरह सॉल्व करके हमारा मोल प्रभाज आ जाता है 0.74। फिर वही, अगर हमें इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो संकुलन क्षमता आ जाएगी 0.74 गुणा 100 बराबर 74%। इस तरह हमने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की संकुलन क्षमता से फलक केंद्रित यूनिट सेल की संकुलन क्षमता अधिक हो जाती है। अर्थात अगर हम अवयवी कणों को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घनीय कोष्ठिका के रूप में व्यवस्थित करें तो उसमें उनके द्वारा घेरा गया स्थान 52.4% आता है, जबकि फलक केंद्रित में ये 74% स्थान घेर लेते हैं। अब हमारी तीसरी तरह की कोष्ठिका बचती है, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका। तो प्यारे बच्चों, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका की संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज ज्ञात करने के लिए पहले हम देखेंगे बीसीसी में या काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणु या गोलों की अधिकतम संख्या। तो इसमें अधिकतम संख्या 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि काय केंद्रित में हम जानते हैं कि गोले या परमाणु किनारों पर उपस्थित होते हैं और उसके बॉडी के सेंटर में उपस्थित होते हैं। किनारों का योगदान, किनारों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1/8 होता है, जबकि बॉडी में जो उपस्थित होता है सेंटर में या उसके केंद्र में, वो पूरे का पूरा एक कोष्ठिका के अंदर होता है, इसलिए उसका योगदान 1 होता है। तो 1 + 1 बराबर 2 परमाणु कुल आ जाते हैं बीसीसी में। अब फिर वही, एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, कोष्ठिका का आयतन a³ होता है, और काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका के लिए r और a में क्या संबंध होता है? इसके लिए r बराबर होता है √3a/4। इससे r बराबर √3a/4 को हम किस में चेंज कर लेंगे? a में। a बराबर हो जाता है 4r/√3। तो a की जगह 4r/√3 का क्यूब कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाती है 64r³ बटे 3√3। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फिर सूत्र में लगाएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन या दूसरा नाम इसका क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन का दूसरा नाम भैया यार कोई बता सकते हैं? बता तो नहीं पाओगे क्योंकि आप लोग अभी ये नहीं देख रहे होंगे वीडियो। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है संकुलन प्रभाज, और पैकिंग
एफिशिएंसी का मतलब होता है संकुलन क्षमता। तो पहले हम संकुलन प्रभाज याद करते हैं। संकुलन प्रभाज बराबर वही गोलों की कुल संख्या गुणा एक गोले का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब गोलों की कुल संख्या इसमें आ जाती है 2, तो 2 गुणा 4πr³ और नीचे 4/3 का 3 नीचे ले आते हैं हम, और 64r³ बटे 3√3 को यहाँ पुट कर दिया, यहाँ रख दिया 64r³ और बटे में 3√3 चला जाता है इसका ऊपर। ये हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। 2 चौक 8 से ये 8 बार कट जाता है 64, 3 से 3 कट जाता है, r³ से r³ कट जाता है, तो ऊपर बच जाता है पाई गुणा √3 और नीचे बढ़ जाता है 8। तो पाई गुणा √3 बटे 8, पाई की वैल्यू 22/7, √3 और बटे 8, 22 गुणा √3 की वैल्यू 1.732 बटे 7 8 56। कैलकुलेशन करने पर आता है 0.68। तो ये 0.68 इसका आता है पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन प्रभाज। अब इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो इस तरह इसकी संकुलन क्षमता आती है 68%। तो इस तरह हमने देखा कि अलग अलग घनीय कोष्ठिकाओं में सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता FCC की, उससे कम BCC की और सबसे कम साधारण घनीय कोशिका या SC की आती है। तो अगर हम पैकिंग SC के रूप में रखेंगे तो संकुलन क्षमता सबसे कम और परमाणुओं के बीच का स्थान यानी वॉइड या रिक्ति, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा आएगी। अगर मान लीजिए प्रश्न में रिक्ति की प्रतिशत मात्रा पूछ ले तो 100 में से हम इसको घटा देते हैं, तो वो खाली स्थान की प्रतिशतता आ जाती है। इस तरह हमने तीनों प्रकार की कोशिकाओं की या तीनों प्रकार के क्रिस्टलों की संकुलन क्षमता का अध्ययन किया। अब इसको हम एक सारणी के रूप में समराइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तालिका या ये जो टेबल है, इसमें तीनों प्रकार की घनीय कोष्ठिकाओं या क्रिस्टलों की संबंध में पूर्ण जानकारी, उनके संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज, परमाणुओं की संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी को हमने समराइज कर दिया है। इसको ध्यान से याद करेंगे। जैसे पहली घनीय कोष्ठिका होती है साधारण घनीय कोष्ठिका, उसमें परमाणुओं की अधिकतम संख्या 1 होती है और इसमें एक परमाणु 6 अन्य परमाणुओं के साथ संबंधित रहता है, ये स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या होती है 6। साधारण घनीय कोष्ठिका का संकुलन प्रभाज, जैसा कि हमने अभी देखा था, उसका मान आता है 0.524 और संकुलन क्षमता आती है 52.4%, 52.4%। साधारण घनीय कोष्ठिका के लिए परमाणु त्रिज्या का मान होता है a/2, जहाँ a क्या होती है, एज लेंथ या कोर की लंबाई, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5a। और इस कोष्ठिका के लिए दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी d = होती है a। इसी तरह BCC के लिए अधिकतम परमाणुओं की संख्या 2, उपसह संयोजन संख्या होती है 8, पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन प्रभाज होता है 0.68, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68% और R का मान होता है 0.433a या √3/4a। D की वैल्यू √3a/2 या 0.866a। फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका के लिए परमाणुओं की संख्या 4, उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है 12, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, पैकिंग एफिशिएंसी 74% और परमाणु त्रिज्या का मान होता है 0.3535a या √2a/4 या a/2√2 और D की वैल्यू या दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है a/√2 या
0.707 ए। इस तरह हमने आज संकुलन क्षमता, संकुलन प्रभाज के बारे में तीनों प्रकार की कोष्ठिकाओं का अध्ययन कर लिया है। इस पर बोर्ड में प्रश्न सीधा भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होती है, या न्यूमेरिकल में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।